नमस्कार, स्वागत है आपका जवाब देना पड़ेगा में। और एक बार फिर बिहार में चुनावी माहौल और उसके साथ साथ घोषणाएं लगातार जारी हैं। और वैसे भी जब जब घोषणाएं तेज हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी की तो समझ आ जाता है कि चुनाव भी करीब है। और ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। एक और जहां सीएम नीतीश कुमार को अपनी योजनाओं पर भरोसा है तो दूसरी ओर विपक्ष इन्हीं योजनाओं पर सवाल उठा रहा है। पेंशन की राशि का कदम भी नीतीश कुमार सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन नीतीश सरकार के इस कदम से क्या बिहार का सियासी समीकरण बदलेगा? क्या बिहार एक बार फिर नीतीश कुमार पर विश्वास करेगी? क्योंकि सरकार की ये पूरी कोशिश होगी इस मौके को भुनाया जा सके। दूसरी ओर विपक्ष के तेवर पूरी तरह से आक्रामक है। विपक्ष लगातार सरकार का घेराव करने की कोशिश में जुटा है। वोटर लिस्ट रिव्यू के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट तो है, लेकिन विपक्ष की ओर क्या दूसरी कोई और रणनीति है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में जनता को यह फैसला करना होगा कि वो किस मुद्दे पर वोट करेगी। आज बिहार की सबसे बड़ी बहस आपके मुद्दे और आपकी आवाज के साथ मेरे साथ आप जुड़िए, जवाब देना पड़ेगा। अब कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सरकार की योजनाओं से होगा सियासी फायदा? विपक्ष किस रणनीति पर कर रहा है काम? इस बार के चुनाव में कितने मोर्चे, किस चेहरे पर जनता करेगी भरोसा? और इस बार का चुनावी माहौल कैसे पिछली बार से है अलग? ये तमाम सवालों के साथ मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आज चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चर्चा के अंत में कुछ सार्थक हमारे दर्शकों को मिल सके। नीरज कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। और किशोर कुणाल, प्रवक्ता जेडीयू, आपका स्वागत है। और डॉक्टर रविशंकर, प्रवक्ता जेडीयू आरजेडी, हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नीरज कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करती हूं, क्योंकि कल जिस तरीके से वोटर रिव्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव आए हैं, तो सवाल यह है कि कितना बदलेगा उसके बाद जो कॉन्फिडेंस है विपक्ष का। विपक्ष को यह लगेगा कि जिस मुद्दे पर हम जनता के साथ खड़े थे और जनता के लिए लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही सुझाव दिए हैं। और एक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक ढांचे का रिस्पेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केवल सुझाव दिया, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन मानेगी, और इसका क्या विपक्ष के लिए कितना बड़ा फायदा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड को मानना है कि नहीं मानना है, यह काम चुनाव आयोग का है, वह देख ले। और चुनाव आयोग का बड़ा स्पष्ट मानना है कि आधार कार्ड एक आवास का प्रमाण पत्र तो हो सकता है, निवास का प्रमाण पत्र हो सकता है, लेकिन वह भारतीय नागरिक हो इसका प्रमाण पत्र वो नहीं मान रहा है। ये काम चुनाव आयोग का है। जो चुनाव आयोग का काम है उसमें मुझे लगता है कि हम राजनीतिक दलों को बहुत प्रक्रिया नहीं देनी चाहिए। वो एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, करने देना चाहिए उसे। वो किसको मानना नहीं मानना ये उसका काम है, इसमें अपना हम सर क्यों खपाएं। लेकिन राजद और कांग्रेस जो विपक्ष के लोग हैं, दरअसल देश हित जनहित से जुड़ा जब कोई काम होता है तो उनको परेशानी उनको होने लगती है। इनको देश हित, जनहित, देशभक्ति, इन सबसे इनको बड़ी नफरत है। ये हर 20-22 साल में ये पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है। कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। हर 20-22 साल में गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है, और गहन पुनरीक्षण ये चौथी बार हो रहा है। ऐसे सर्वे तो 22-23 बार हो चुका है। जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, मैं इसलिए कह दूं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी चुनाव जब हुए 2024 के, तब जो वोटर मान्य हैं, अब उन पे सवाल है। तो कई बार विपक्ष तो ये भी कह रही है कि फिर 2024 के जो चुनाव हुए थे उनकी भी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। जब अभी वोटर्स थे और अब वोटर नहीं है, उन्हीं पर सवाल निशान। इसलिए बहुत बढ़िया सवाल आपका, मैं बता देता हूं। 2024 के चुनाव के बाद ही तेजस्वी यादव ने लिखित रूप से चुनाव आयोग में शिकायत किया था कि वोटर लिस्ट में कुछ फर्जी वोटर हैं, आप उनकी जांच करें, उनको हटाएं। ये डिमांड तेजस्वी यादव का ही था। और आज जब चुनाव आयोग यह काम कर रहा है तो इन्हें परेशानी हो रही है। आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ पर अगर होंगे तो कह दें कि तेजस्वी ने ऐसा लिख के नहीं दिया था। उन्होंने लिखित रूप में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाया था कि फर्जी वोटरों का सहारा लिया गया, फर्जी वोटर हैं। तो उसको हटाने का काम चुनाव आयोग कर रही है, ये बेहतरी का काम कर रही है। देखिए, बिहार की डेमोग्राफी खराब हो चुकी है। समझिए यहाँ के फैक्ट को। बिहार में जो सीमांचल के जिले हैं, अररिया है, किशनगंज है, किशनगंज जिले में 105% आधार कार्ड बन रहे हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में
जो एवरेज आधार कार्ड हर जिले में बनते हैं 90 से 95%, यहाँ 105% बने, अररिया में 103% बने। निश्चित है कि सरकार के संज्ञान में आ गया है, इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये तो सत्य है ना कि धारा 326 जो भारतीय नागरिक हैं उन्हीं को वोट करने का अधिकार देता है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या ये फर्जी वोटरों के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठ हुए हैं उसके वोट के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो ये गलत है। अगर उसकी रक्षा ये करना चाहते हैं तो ये संविधान विरुद्ध है, कानून विरुद्ध है। और ये जो धारा 326 कहता है, चलिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट में काफी इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है, आगे क्या कुछ होगा हम सुप्रीम कोर्ट का रुख भी देखेंगे। लेकिन मेरे साथ ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, मौजूद हैं। उनसे समझ लेते हैं कि एक तरफ तो ये इलेक्शन का वोटर का मसला चल रहा है, दूसरी तरफ जेडीयू लगातार नई नई घोषणाएं जो हैं दे रही हैं। तो सवाल ईशान जी से है कि ईशान जी, जब आपकी सरकारें आई और आपने जो जो वादे किए, कहीं ना कहीं आप देखिए कि हिमाचल का जिक्र करें या उन राज्यों का जिक्र करें जहां आपकी सरकारें थी, वहां स्थिति ठीक नहीं है, जब बहुत बड़ी बड़ी घोषणाओं का अनाउंसमेंट हो जाता है। अब आते हैं बिहार पे। लगातार चुनाव से 2-2.5-3 महीने पहले अब एक बार फिर घोषणाएं जबरदस्त हो रही हैं, महिला को लेकर, किसान को लेकर, पेंशन को लेकर। अब ऐसे में आपका कोई इंडिविजुअल प्लान है एक बार फिर बिहार के लिए, या आप सिर्फ काट करेंगे, ये बताएंगे कि ये सिर्फ सियासी वादे हैं? देखिए, जब हमारा न्याय पत्र लागू होगा, जब हमारा न्याय पत्र की घोषणा होगी, तो वो सबके सामने आ जाएगा। पहली बात तो ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव से पहले न्याय पत्र अपना उसकी घोषणा करती है और सरकार बनने के बाद उसको लागू करने का काम करती है। क्योंकि आपने हिमाचल की चर्चा की और महाराष्ट्र की नहीं करी, क्योंकि लाड़की बहन योजना एक महाराष्ट्र में बीजेपी ने वादा किया था कि महाराष्ट्र की महिलाओं को एक एक्स अमाउंट हम देंगे, और उससे वो पीछे हटने का काम किया। तो उसकी भी आपको जिक्र करना चाहिए था, मेरा मानना ये है। बिल्कुल, आप ईशान जी, मैं कर्नाटक का भी जिक्र करूंगी, मैं राजस्थान का भी करूंगी, मैं दिल्ली का भी करूंगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए गई है क्योंकि वो महिलाओं के खाते में पैसे नहीं दे पाए। पंजाब में भी स्थिति बुरी है। पंजाब में भी इसीलिए सरकार जाएगी क्योंकि उन्होंने महिलाओं को पैसे जो 1000 रुपए का वादा किया था वो नहीं देने का काम किया, और इसलिए सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 3 साल आज हो गए हैं। अब दूसरी बात देखिए, अभी हमारे साथी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिक्र किया कि डेमोग्राफी खराब हो गई है बिहार के कुछ इलाकों की। अरे 20 साल से किसकी सरकार है वहां पे? मुझे जवाब दिया ना। एनडीए की सरकार है वहां पे। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा घटक दल है एनडीए का, जेडीयू एक बहुत बड़ा घटक दल है पूरे देश में एनडीए का। आपकी 20 साल से सरकार है, नीतीश बाबू का सुशासन है, मैं तो कह रहा हूं सुशासन क्या कुशासन है, वो विफल है। अगर वहां की डेमोग्राफी खराब हो गई है, अगर वहां पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, महिलाओं के पास अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो ये तो आपकी विफलता है। और ये अपनी विफलताओं का ही ढिंडोरा पीटने का काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने ये बोला कि गड़बड़ी हो गई है, वहां पे रोहिंग्या घुस गए हैं। भाई रोहिंग्या कोई उड़ के तो आए नहीं है बॉर्डर पे से। अगर रोहिंग्या आए हैं तो बॉर्डर पे जो केंद्र की संस्थाएं हैं, केंद्र की जो सुरक्षा संस्थाएं हैं, वो वहां पे तैनात है। या तो केंद्र की जो सुरक्षा संस्थाएं वो विफल हैं, या फिर जो केंद्र की जो एक इंटरनल सिक्योरिटी है या फिर गृह मंत्रालय है वो विफल है। भाई 11 साल से तो आपकी मजबूत सरकार है ना, तो आपकी सरकार में रहते रहते रोहिंग्या कैसे आ गए? अच्छा चलिए मान लीजिए रोहिंग्या आ गए, नेपाल के रूट से आ गए, दूसरे अन्य क्षेत्रों से आ गए। अगर वो आ गए तो उनके आधार कार्ड कैसे बन गए, मुझे ये बताइए। तीसरा बड़ा प्रश्न उठता है, जिस एसआईआर को ये कह रहे हैं कि ये टाइमली होती है और 20 साल पहले 22 साल पहले भी हुई थी, तो उसके बाद के जितने भी सारे चुनाव हैं उनको तो रद्द कर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। उनको क्यों नहीं किया गया? आपके ये तमाम जो आरोप हैं उनका जवाब मैं बीजेपी के हमारे साथी से ले लूंगी। एक सवाल और है, जी कि नागरिकता का जो प्रमाण है क्या वो चुनाव आयोग देगा? ये नागरिकता का जो प्रमाण है वो गृह मंत्रालय देगा? मुझे ये जवाब दीजिए। सर ये तो कल चर्चा भी हुई ईशान जी, ये तो कल वहां भी चर्चा हुई है। वो वोटर कौन असल वोटर है उस पर चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर विस्तार से चर्चा है। एक आखिरी सवाल और है मेरा इनसे, कि बैसाखियों की जब जरूरत होती है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में, तब तो बिहार याद आ जाता है, नीतीश कुमार याद आ जाते हैं।
लेकिन जब स्पेशल स्टेटस की बात होती है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार एक बीमारू राज्य बन गया है पिछले 20 सालों में, जब स्पेशल स्टेटस की बात आती है तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी मुझे यह बताएं कि केंद्र की सरकार बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं देती है। चलिए, एक बात मुझे बस आपसे ये कहनी है ईशान जी, का बड़ा घटक दल है ईशान जी, मैंने समय दिया आपको, बार बार मांगने पे स्पेशल स्टेटस का डिमांड ठीक है ईशान जी, ईशान जी, बैसाखियों की तो बात ऐसे है कि अगर आप जेडीयू की बैसाखी की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन तो एक दूसरे के लिए बड़ा अजीबोगरीब बैसाखी वाला मसला है कि दिल्ली में साथ नहीं है लेकिन अलग साथ है। आपको आरजेडी की बैसाखी बननी है या बैसाखी आपकी बैसाखी बनेगी? के जो प्रवक्ता है उनको जवाब देने दीजिए, उनसे मैंने सवाल किए हैं, उनको डिफेंड मत मैं आपके सवाल पहले ही बोल चुकी हूँ, लेकिन अब बात यही है कि बैसाखी की बात हो तो एनडीए क्या और इंडिया गठबंधन क्या। पहले मैं रविशंकर जी के पास जाऊंगी, उसके बाद पहले मैं रविशंकर जी के पास जाऊंगी, मैं आरजेडी रविशंकर जी के पास जाऊंगी। देखिए रविशंकर जी, जब आपकी सरकार थी उससे पहले आपने बेरोजगारी का और तमाम रोजगार देंगे और बेरोजगारी की बात करके आपकी सरकारें आई हैं और 10 लाख नौकरियां, लेकिन हर बार जंगल राज और कहीं ना कहीं आप वो चीजें जनता तक नहीं पहुंचा पाए। और अब नीतीश कुमार चाहे चुनाव से पहले ही महिला वोट बैंक साध रहे हैं, जो उनका पुराना वोट बैंक है। आप युवाओं की बात करते थे, युवा आयोग बना रहे हैं, युवाओं को साधने की कम से कम छवि दिखा रहे हैं। फिर पेंशन की बात हो गई, अब महिलाओं के खाते में पैसे चले जाएंगे। अब अगर बीजेपी जेडीयू मिलकर सारा वोट बैंक ले लेंगे तो आरजेडी का प्लान अभी भी वही है कि 10 लाख नौकरियां दिलवाएंगे हम। नहीं, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, ये इसका डिटेरियोरेशन कितना हुआ है पिछले कुछ सालों में, और खास करके कुछ महीनों में। हर रोज तो वहां गोलियां चल रही हैं। अभी खेमका जी का अपने इतना मीडिया में वो आया भी था, तो वो कहते हैं ना कि गोलियों की बौछार है, नीतीश कुमार है, तो कानून व्यवस्था की तो ये हालत है। रविशंकर जी, बात बताइए, ये जंगल राज जैसी स्थिति है या उससे बेहतर है या उससे बुरी है? हाँ ठीक, अब आपने जो कहा कि जो आए दिन घोषणाएं हो रही हैं, तो आप इसमें देखें ये तो हमारा अनुकरण कर रहे हैं। अगर तेजस्वी जी ने माय बहन योजना का अनाउंसमेंट किया तो अब नीतीश जी ने उसमें जो मूल्य धनराशि दी जाती है उसमें बढ़ोतरी की। डोमिसाइल तेजस्वी जी ने अनाउंस किया, उन्होंने अनुकरण किया। तो एक के बाद एक जो तेजस्वी जी घोषणा करते हैं उसका वो अनुकरण करते हैं। अच्छी बात है इसमें। तो हम तो ये मानते हैं कि हम फिर एक बहुत अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हम एजेंडा सेट कर रहे हैं। काम जनता का होना चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए। तो अगर तेजस्वी जी के घोषणा को वो अनुकरण करके कुछ स्कीम, कुछ योजनाएं की घोषणा कर देते हैं तो हम बहुत अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आपको जनता चाहेगी कि आगे भी आप विपक्ष की भूमिका में ही रहें। सरकार सब कुछ कर ही रही है, आप आवाज उठाते रहें जनता की, सरकार कर देगी तो आगे भी आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जनता ये भी तो देखेगी ना, जनता ये भी तो देखेगी ना कि ये जब अभी चुनाव नजदीक आया तब आप जो है तमाम तरह के स्कीम्स और तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं कर रहे थे? यही सब काम पहले से करना चाहिए था। तो जनता तो ये भी देखेगी। ठीक है, बीच में हमारे साथ किशोर कुणाल प्रवक्ता जेडीयू जुड़ गए हैं और आपकी बात करते करते उन्होंने यही कहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुणाल साहब। एक बात बताइए और सुनिएगा, देखिए बताइएगा कि क्या सरकार नर्वस है सडनली 2.5 महीने पहले? क्योंकि देखिए जनता को तो चाहिए काम। अब 2.5 महीने पहले आपने पेंशन के लिए कहा, बढ़ा दी पेंशन, फिर महिलाओं को आपने डोमिसाइल कर दिया आरक्षण में, फिर आपने युवा बोर्ड बना दिया और उसके बाद अब आप महिलाओं के खाते में पैसे भी देंगे। तो जो आप ये अपना वोट बैंक सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता नहीं अब जनता स्मार्ट है, उसको पता है कि आप ये चुनावी घोषणाएं हैं, धरातल पे तो 2-2.5 महीने में उतर नहीं सकती, तो नर्वस है क्या सरकार? कुणाल साहब, संपर्क टूट गया है लगता है कुणाल साहब से। लेकिन फिर मैं एक बार फिर जाऊंगी हमारे नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी। ईशान त्यागी साहब ने आप पे बहुत सारे आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा जवाब आप नीरज कुमार जी से लीजिए।
तो अगर आपको याद हो कि वो कौन कौन से आरोप हैं तो हम चाहेंगे आप उन्होंने सवाल किया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं देते। जी। कांग्रेस के समय ही कमेटी बनी थी जिस कमेटी ने इसे रिजेक्ट किया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिल सकता। नंबर 1। नंबर 2 बात, यूपीए के 10 साल में बिहार को केंद्र से 2 लाख करोड़ रुपए मिले थे और मोदी जी के 10 साल में बिहार को केंद्र से 16 लाख करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार देश के किसी भी विकसित राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा है। ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी विकसित राज्य की श्रेणी में आके हम खड़े हैं, आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में है। तो निश्चित रूप से बिहार में काफी बदलाव आया है, काफी काम हुआ है और स्पेशल स्टेटस से बहुत ज्यादा लाभ स्पेशल पैकेज देकर के मोदी जी ने किया है। स्पेशल पैकेज उन्होंने तो 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की थी ना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 16 लाख करोड़ रुपए 10 साल में वो मोदी जी दे चुके हैं और आगे भी लगातार देने का काम कर ही रहे हैं। ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने, झूठ की राजनीति करते हैं, इनका सत्यता से कोई वास्ता नहीं रहता। अभी आज ही देखिए ना, जो महिलाओं के दिव्यांगों के, बुजुर्गों के 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों के डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाता में पैसा गया 11 नीरज जी, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी सत्ता में दोबारा सरकार आती है या हालात ऐसे हो जाते हैं कि महाराष्ट्र जैसी आ जाती है, फर्ज कीजिए, तो क्या मिलेगा फिर बिहार को स्पेशल स्टेटस? हालांकि लाइन में तो फिर टीडीपी भी आ जाएगी और दूसरे राज्य भी आ जाएंगे, पर मिलेगा क्या? ये आज भी जो काम हुआ वो बिहार में एनडीए सरकार की और नीतीश कुमार की जनता की विकास और समृद्धि की प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, और निश्चित रूप मखाना से ये आगे भी तमाम जारी चीजें, रहेगा, लेकिन क्योंकि क्या हम स्पेशल जनता के स्टेटस समृद्धि देंगे? और विकास के लिए कमिटेड पार्टी के लोग हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, उसी के लिए ही काम ही करते हैं। चलिए ठीक है, तो ईशान त्यागी जी से पूछ लेती हूँ। ईशान जी, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। अगर आपकी सरकार आती है, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस का कोई ठोस प्लान नजर नहीं आया, तो क्या आप बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे? आपकी सरकार आती है तो आपके जो आला कमान है वो तय करेंगे। आदित्य जी देखिए, स्पेशल अब आप ये स्टेटस मत देना कहिए पहली बात घोषणा तो, पत्र में आएगा, आप बताइए। एक मिनट मैंने बोलना तो शुरू किया ही नहीं अभी। बोलिए आप। जो स्पेशल स्टेटस देने का काम है आदित्य जी, वो केंद्र सरकार करती है। हाँ, अगर हम बिहार में अभी तो अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि आप कभी जब हम केंद्र चुनाव सरकार में में अगले 10 साल तो आएंगे? मतलब इनको भरोसा है कि ये केंद्र में कभी नहीं वापस आने जा रहे हैं। फिर वही कम से बात, कम आपने मान कहा रहे हैं, अच्छी बिहार में बात। अगर सरकार अच्छा चलिए, बनेगी, ईशान जी को बोलिए। अगर बिहार में सरकार बनेगी तो आप क्या स्पेशल स्टेटस देंगे? अरे बिहार में सरकार बनने से हमारे हाथ में नहीं होगा स्पेशल स्टेटस देना। पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है, देखिए चीजों को पढ़ना समझना 2 मिनट है, आप जल्दी खत्म कीजिए। दूसरी मैं किशोर बात, कुणाल जी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 मिनट, इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बात करी। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बन गया है। हाँ, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, 16 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए हैं, लेकिन हमने देखा किस तरह से पिछले साल 20 दिन के अंदर 12 ब्रिज बिहार में गिर गए। हमने देखा किस तरह से कि जब बारिश का समय आता है तो कोसी का जो पानी है उससे बाढ़ आ जाती है, और जो क्षेत्र है वहां पे जिन पे बाढ़ आती है, जो गांव है वहां पे, उनमें किस तरह से लोगों को पलायन करने का काम करना पड़ता है। हर वर्ष होता है, हर वर्ष को कोसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, उसमें ठेकेदार आते हैं, हमें पता है उसमें किस तरह से रिश्वत चलती है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग उसमें किस तरह से कमाई करते हैं, उसके नेता, और उसके बाद वहां पे लोगों को फिर से पलायन। मुझे आखिरी मिनट है, मुझे कुणाल साहब के पास जाना है। पुराने समय के थे वो गिरे, तीसरी बात, बच्चों के लिए जो वहां पे बच्चे हैं, ईशान जी मेरे पास समय कम है, जो वहां पे, और उसके पैसे से उस पुल को बनवाया गया। ईशान जी आपके सवालों का मैं जवाब दे रही हूँ। बात कर रहे हैं बाढ़ की, तो जहां उत्तर बिहार पूरा बाढ़ में डूब जाया करता था, पिछली बार बिहार के मात्र 56 ठीक है, मैं सरकार से सवाल ले लेती हूँ। हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं इसका। कुणाल साहब ये बताइए, सिर्फ चुनावी घोषणाएं होंगी? आपने पिछली बार भी बहुत सारे वादे किए थे, हर हाथ काम, और आप देखिए लगातार कुणाल साहब, ईशान साहब आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ चुनावी घोषणाएं करेंगे सरकार? कितनी नर्वस है, जल्दी जवाब दीजिएगा। अनिल जी नमस्कार, और सही पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जेडीयू के कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, वो ब्रिज गिरने की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे कि बिहार पहला स्टेट है जो ब्रिज मेंटेनेंस का पॉलिसी लाई है, और वो पॉलिसी में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी पटना उसका कंसल्टेंट है। तो इस लेवल का पॉलिसी, देश का पहला राज्य जो ब्रिज मेंटेनेंस 5000 से अधिक ब्रिज को मेंटेनेंस करने के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए एक अलग से पॉलिसी बना दी है। सेकेंड, उन्होंने कहा था कोसी ब्रिज की बात, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बता देना चाह रहा हूँ कि कोसी मेची परियोजना तो यही है कि कोसी के बाढ़ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए।
और कांग्रेस के लोग ये बताने का प्रयास करेंगे कि 4 से 14 तक नदी जोड़ो अभियान को किस प्रकार से उन्होंने रोक के रखा था। और आज उसी सर नदी आप तो को अपनी बात कीजिए ना, आपने जेडीयू, आप सत्ता में आप हैं सर, सवाल आपसे पूछे नहीं, जाएंगे। ब्रिज आप बताइए ना मेंटेनेंस कि की बात आप सिर्फ करेंगे। चुनावी घोषणाएं ब्रिज कर रहे हैं, मेंटेनेंस हर की हाथ पॉलिसी काम नहीं, नहीं नहीं, मिला, आप- कितना रोजगार मिला, आगे का क्या, सिर्फ चुनावी घोषणाएं करें आप, जल्द बताइए। सरकार से तो सवाल पूछा ही जाएगा। अदिति जी हम लोग सिर्फ घोषणा नहीं करते हैं। उससे कोई मेंटेनेंस नहीं होगा। अदिति जी हम लोग घोषणा नहीं करते, हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एग्जीक्यूशन के मामले में चाहे कोई भी स्कीम हो, आज भी हम लोगों ने करीब करीब 1,11,000 लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत पैसे भेजे हैं, डीबीटी के तहत पैसे भेजे हैं। हमारे कांग्रेस के लोग जो बैठे हैं यहाँ पे और पूर्वाग्रह से, पता नहीं वो बिहार से कितना वास्ता रखते हैं, लेकिन बिहार के बारे में जिस तरह से आप बात फैला रहे हैं, कभी आप आए और देखें कि अटल पथ बना, बिहार में गंगा मैरीन ड्राइव बना, क्या आप कभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक सार्थक चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार में क्या सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, झुंझुना है, या वास्तव में धरातल पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता के लिए काम करना चाहती है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इस बार वोटर एक बार फिर स्मार्ट तरीके से जो काम करेगा उसको वोट करने की तैयारी में। आज जवाब तो देना पड़ेगा में शुक्रिया। कल फिर मुलाकात करते हैं, बने रहिए भारत 24 पर।